इसको एक बार फिर से समराइज़ करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, ग्लाइकोलिसिस देखी थी और क्रैब साइकिल देखी थी, जिससे हमें NADH और FADH2 मिला था। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होंगे, इनका ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी और ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे NAD प्लस FADH में। और फिर ये अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड डिहाइड्रोजनेस होते हैं, जिसमें पहला NADH डिहाइड्रोजनेस, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। फिर थर्ड और फोर्थ में साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं, थर्ड वाले में BC1 और फोर्थ में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है और फिफ्थ में ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होता है। फिर इसमें 2 मोबाइल कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, एक तो कोएंजाइम Q होता है और एक साइटोक्रोम C होता है। फिर इनमें फर्स्ट में क्या प्रेजेंट होता है, NADH डिहाइड्रोजनेस के साथ FMN प्रेजेंट होता है, सेकंड में FADH2 प्रेजेंट होता है, थर्ड में कुछ प्रेजेंट नहीं होता, फोर्थ में कॉपर प्रेजेंट होता है और फिफ्थ में कुछ प्रेजेंट नहीं होता। और इन सब में फर्स्ट टू 4 में क्या होता है, आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। फिर अपन मूवमेंट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पहले NADH ऑक्सीडाइज होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा FMN के पास, FMN से आयरन सल्फर सेंटर में और उसके बाद कोएंजाइम Q के पास। कॉम्प्लेक्स सेकंड में अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा फ्यूमरेट में, फिर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो FAD के पास जाएगा, वही फिर उसके आयरन सेंटर के पास और फिर फाइनली कोएंजाइम Q के पास। फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स में कोएंजाइम Q से आयरन सल्फर सेंटर के पास और फिर साइटोक्रोम BC1 और फिर फाइनली साइटोक्रोम C के पास पहुंच जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A3। फिर ये फाइनली जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहा है वो कौन पहुँचा रहा है, A3। तो अपन को पूछे कि कॉम्प्लेक्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कौन है, A3। और वैसे ओवरऑल पूछे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स में अगर पूछे, कॉम्प्लेक्स में पूछे लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है तो A3 है, और ओवरऑल पूछे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है तो ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है और वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाती है। और इसको डायग्रामेटिकली भी अपन देखते हैं, ये मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ये फिफ्थ अभी अपन आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देखेंगे। तो फर्स्ट में वही ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन FMN में पहुँचे, आयरन सल्फर सेंटर, फिर कोएंजाइम Q के पास। फिर ये NADH के टाइम ये सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो वर्क नहीं करता, फिर यहाँ सेकंड में अपन देखते हैं सेकंड काम नहीं करता तो थर्ड देखते हैं, यहाँ कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसके थर्ड कॉम्प्लेक्स के आयरन सल्फर सेंटर के पास, फिर साइटोक्रोम B1 से साइटोक्रोम C1 और फिर ये मोबाइल कैरियर प्रोटीन साइटोक्रोम C के पास पहुँच जाएगा। फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स में ये साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन है, ये फर्दर मूव करेगा इस कॉपर के पास, इसके आयरन सेंटर के पास, फिर साइटोक्रोम A और A3 के पास, और फिर ये बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगी। और अपन ने देखा एक NADH 10 प्रोटॉन को पंप करता है और एक FADH। हाँ, फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स अपन ने देखा, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, FADH प्रेजेंट होता है और ये सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा फ्यूमरेट में और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो FAD से इसके आयरन सेंटर और फिर कोएंजाइम Q और फर्दर ये थर्ड और फोर्थ से मूव करेगा। तो ये अपन ने देख ली पूरे। और जिस टाइम सेकंड कॉम्प्लेक्स काम करता है उस टाइम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स काम नहीं करता, तो एक NADH 4 और 2 10 प्रोटॉन को पंप करेगा इस स्पेस में, और एक FADH के टाइम क्या होगा, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा और सेकंड कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करेगा। तो थर्ड और फोर्थ में कितने हो रहे हैं, 6, तो टोटल 16 प्रोटॉन एक NADH और एक FADH क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। यहाँ तक अपन ने देखा। अब फिफ्थ कॉम्प्लेक्स देखते हैं अपन। इसमें अब तक अपन ने देखा इधर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो क्या हो गए, प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, हाई हो गया। अब इन प्रोटॉन को वापस मैट्रिक्स में लेके आना है। तो यहाँ पे फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये आयन चैनल होता है। ये आयन चैनल होता है और ये आयन चैनल क्या करता है, ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होते हैं उसमें जो प्रोटॉन होते हैं उनको वापस मैट्रिक्स में लेके आता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस। और ये केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस किसने दी थी, मिशेल ने दी थी। और ये केमी ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें आयंस का मूवमेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वो क्या होता है, केमी ऑस्मोसिस होता है। और ये केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस किसने दी थी, मिशेल ने दी थी। और इसमें यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और इधर ये जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है इसमें आयन चैनल प्रेजेंट है तो उसके थ्रू। अब अपन ये फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ATP सिंथेज होता है, सिंथेज मतलब सिंथेसिस, ATP का सिंथेसिस होता है। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 सब यूनिट होती है, एक तो F0 और एक F1। तो यहाँ पे अपन ने देखा था मेम्ब्रेन के जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, तो ये जो इधर क्या है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ये इधर मैट्रिक्स है। तो अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन सारे यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे, तो यहाँ प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो गई थी। तो अब यहाँ पे जो आयन चैनल प्रेजेंट है वहाँ से अब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये प्रोटॉन मूव करेंगे। तो ये उसका स्ट्रक्चर, ये F0 सब यूनिट है और एक F1 सब यूनिट है। जब इधर से इधर ये प्रोटॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो इधर F0
सब यूनिट से जब प्रोटॉन मूव करेंगे तो ये F1 सब यूनिट क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो इसके रोटेशन से क्या होगा, एटीपी का जनरेशन होगा। जब ये प्रोटॉन इधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन F0 के थ्रू मूव करेंगे तो ये F1 क्या होगी, रोटेट होगी, और उससे क्या होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। तो ये अपन ने देखा कैसे प्रोटॉन के इन्फ्लक्स से ATP का फॉर्मेशन होता है। अब जब 4 प्रोटॉन का इन्फ्लक्स होगा तो एक ATP का फॉर्मेशन होगा। और अपन ने अभी ऊपर क्या देखा था, जो एक NADH होता है वो 10 प्रोटॉन को पंप करता है। तो 10 प्रोटॉन को पंप करता है और एक ATP बनने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए, 4 प्रोटॉन चाहिए। तो एक NADH से कितनी ATP बनेगी, 4 ATP बनेगी। और एक FADH कितने प्रोटॉन को पंप करता है, 6 प्रोटॉन को पंप करता है। अभी अपन ने ऊपर देखा था। तो 6 प्रोटॉन को पंप करता है और एक ATP बनने के लिए कितनी प्रोटॉन चाहिए, 4। तो 6 प्रोटॉन से कितनी ATP बनेगी, 1.5 ATP। तो ये अपन ने देखा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या होती है, एक NADH से 2.5 ATP बनती है और एक FADH से 1.5 ATP बनती है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।